जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज दो ख़बरें हैं जो बड़ी दोनों अहम हैं और वो दोनों जो हैं पीटीआई के हवाले से हैं, हुकूमत के हवाले से हैं। मरीम नवाज़ ये साहिबा जो हैं वर्सेस इमरान खान साहब, जो एक बड़ी पुरानी बैटल हम देख रहे हैं। इलेक्टोरल जो बैटल है वो चल रही है और दोनों को क्राउड पुलर कहा जाता है। खान साहब ऑफ कोर्स ज़्यादा क्राउड पुल करते थे। मरीम नवाज़ साहबा ने भी अपने दौर में, जब वो आपको याद होगा इलेक्शंस हो रहे थे 2022 में, वो भी क्राउड पुलिंग, ये ज़िमनी इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ जो उस वक्त हो रहे थे, उस वक्त वो भी बहुत बड़े क्राउड जो हैं वो पुल कर रहे थे, खान साहब कर रहे थे। तो समझा गया था कि जनाब कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकते हैं। कभी नवाज शरीफ साहब क्राउड पुल करते थे, लेकिन अब वो क्रिश्मा जो है वो मरीम साहबा के हाथ चला गया। सो वो जो लड़ाई थी चलते चलते अल्टीमेटली हमने देखा जो अभी यहाँ पे सियालकोट के में जो एक इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, समड़ियाल में जो किया है हुआ है, उसके जो नतायज हैं उस पर खासी कंट्रोवर्सी उसमें चल रही है। और बताया जा रहा है कि नवाज़ लीग के जो उम्मीदवार थी, उम्मीदवार साहबा, वो इलेक्शन जीते हैं जिसमें पीटीआई के उम्मीदवार, जो पीटीआई जो है वो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि क्या वाकई धांधली हुई है और क्या वाकई इसमें कोई ऐसे ये काम और करतूत कारनामे किए गए हैं कि जिसकी वजह से पीटीआई का क्लेम ये ठीक है कि वो पहले भी कहते हैं कि फॉर्म 45 जो है उसको 47 करके उन लोगों को जितवाया गया जो कि इलेक्शन हार चुके थे। तो क्या वो इस दफ़ा भी फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ है या मरीम नवाज़ साहबा की कोई कबलियत थी, 1 साल की कारकर्दगी थी? क्योंकि बेसिकली मुकाबला जो था इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो इस वक्त कायम है, नज़र भी आती है लोगों की, और मरीम नवाज़ साहबा की 1 साल की कारकर्दगी के दरमियान था जिसको लिया गया था। वक्ती तौर पर तो वो देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहबा की पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी थी, कितना बड़ा ये मैच था, कितना बड़ा बिग कंपटीशन था, इस पर ज़रा बात करते हैं कि वाकई हारे हैं या हराया गया है पीटीआई को, और हुकूमत के हक़ में कौन सी ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से उनके उम्मीदवार जीत सकती हैं, और पीटीआई के हक़ में कौन सी ऐसी बातें थीं कि उनका उम्मीदवार जीत रहा तो उसको हराया गया। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन दरमियान में हम वो कहते हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पीपल्स पार्टी की भी बात कर लेंगे जिनको सिर्फ 6000 वोट पड़े हैं, और लेकिन वो कह रहे हैं हमारे साथ धांधली होगी। मतलब ये है कि उनसे ज़्यादा कुछ 40-41 हज़ार जो हैं नवाज़ लीग के उम्मीदवार को पड़े हैं, कोई मेरा ख्याल 78,000 प्लस जो हैं वो उनको नवाज़ लीग की उसको पड़े, पीटीआई को पड़े थे सारी वो जो उनके थे, मैं गलत कह गया, वो 41,000 जो वोट जो हैं, और इनको नवाज़ लीग के 78,000 पड़े। लेकिन पीपल्स पार्टी जिसको 6,000 के करीब वोट पड़े, वो भी कह रहे हैं धांधली हो रही है। वो किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं? सो देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। इससे पहले कि मैं वापस आऊँ, ये हम देखते हैं कि एक और ख़बर जो है बड़ी अहम खबर कि वो लंदन से आ रही है कि उसमें तनवीर अहमद साहब जो हैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो अमेरिका में होते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों नाम बनाया था 2 चीज़ों की वजह से। एक तो ये कहा गया था कि उन्होंने 1 बिलियन रुपीज़ जो है उन्होंने ये नास्ट जो है यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे रावलपिंडी में, उसको उन्होंने अतिया दिया है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, वो $17-18 लेकर पाकिस्तान से वो USA गए थे, मेरा ख्याल है उसमें लेट 80s में। अब वो वहाँ पे अरबपति इस तरह के उन्होंने 1 बिलियन रुपीज़ की डोनेशन दिया है उन्होंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को। किसी भी मेरा ख्याल है बिजनेसमैन का इस वक्त का सबसे बड़ा डोनेशन है जो किसी ओवरसीज़ ने दी। ओवरसीज़ वैसे तो हमारे हालात तो बड़ा रोते रहते हैं और बड़ी हमें सुनाते भी रहते हैं, लेकिन इस तरह के डोनेशन हमने देखे हैं कि एक ही बंदे ने दिए हैं जो 1 बिलियन रुपीज़ के करीब है। और फिर उनकी मशहूरी हुई कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और वो शायद कोशिश कर रहे थे कि खान साहब और ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कुछ सुलह सफाई कराई जाए। और अब ये पता चला है कि जनाब उनकी 1 मुलाकातें नहीं हुई, 9 मुलाकातें हुई। और बड़ी इंटरेस्टिंगली चीज़ ये है कि क्या ये मुलाकातें फ़ौज ने कराई हैं और या अलीमा खान साहबा ने करी है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। अलीमा खान साहब के नोटिस में था कि तनवीर अहमद साहब जो हैं वो मिल रहे हैं खान साहब से और कोई एक डील बनाई जा रही है। नवंबर-दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ आपकी। उस डील के नतीजे में क्या क्या तय हो रहा था, कितना तय हो गया था, कहाँ पर डील नाकाम रही। 9 मुलाकातें जो बैक टू बैक हुई हैं तो तनवीर साहब ने जो कराई हैं या हुई हैं उनकी खान साहब से, उनसे उन मुलाकात में उन्होंने क्या देखा, खान साहब को कैसे पाया, और प्लस बात कहाँ पर जाकर फंस गई थी। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आई मस्ट से, स्पेशली 9 मुलाकातों का अहवाल जो अब सामने आ रहा है। ज़रा इस पर बात करते हैं कि ये मुलाकातें किसने कराई थी, फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कराई थी या अलीमा खान साहबा करवा रही थी। कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो भी सामने हैं। लेकिन इस पर आने से पहले कि इमरान खान साहब वाला चैप्टर बड़ा अहम है, आई विल गो बैक टू ज़रा समड़ियाल वाली बात कर रहे थे क्योंकि ताज़ा तरीन लेटेस्ट तो वही है समड़ियाल में नवाज़ लीग कैसे जीते। अब नवाज़ लीग को 3-4 चीज़ें हैं, एडवांटेजेस हैं, उनके भी देख लेते हैं, पीटीआई के भी देख लेते हैं, फिर बाकी फैसला आप कर लीजिएगा जनाब कि मैं फैसला रादर दैन अपना
آپ پہ تھوپنے کی بجائے آپ کے سامنے دونوں فیکٹس رکھ دیتا ہوں. باقی اس ملک میں دھاندلی کے الزامات، وہ نواز لیگ ہار جائے تو وہ دھاندلی کے الزامات لگاتے، پیپلز پارٹی ہار جائے وہ لگاتی ہے، پی ٹی آئی ہار جائے تو وہ لگاتے. میں نے تو آج تک کسی جماعت کو نہیں دیکھا جو ہار جائے وہ کہ نہیں جی بڑے فیئر الیکشن ہوئے. سو اسی میں سے آپ ہی خود ذرا وہ کر لیجیے گا، سکروٹنائز کر لیجیے گا کہ کون ہارا کون جیتا، کس کو ہرایا گیا اور کس کو جتوایا گیا. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں حکومت کے پاس کیا ایڈوانٹیجز ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ تھا کہ نواز لیگ کی اپنی حکومت ہے. بیسیکلی یہ دو جٹوں کا مقابلہ. سمڑیال میں جو تھے ایک طرف وہینہ وڑائچ صاحبہ تھیں، وڑائچ بھی جٹ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے فاخر صاحب جو ہیں وہ گھمن ہیں، گھمن بھی جٹ ہیں. دونوں بڑے تگڑے جٹ سمجھے جاتے ہیں سینٹرل پنجاب کے. جٹ ورسز جٹ وہ جو لڑائی تھی نا، سیاسی لڑائی، وہ لڑے گی. اور جٹوں کی انا بھی بڑی ہوتی ہے. دیہاتوں میں تو ویسے ایک ایک ووٹ پہ میں سمجھتا ہوں لڑائی لڑی جاتی ہے. وہاں پہ میرا خیال ہے، مائی ویو، میں نے دیکھا ہوا قریب سے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم جیلی ووٹ بھگتانا. کوئی اور طریقے سے ضلعی انتظامیہ کر لے جب کاؤنٹیں ہونے لگے آخر پہ تو اور بات ہے. لیکن وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ مجھے پتہ ہے، میں خود دیہات کا آدمی ہوں، ہم نے بھی الیکشن لڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایک ایک ووٹ پا سارے لوگ جانتے ہیں. وہاں پہ لڑائی بالکل ڈانگ سوٹ، آئی بال ٹو آئی بال، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. ایک اس وقت کوئی کسی کا سکا رشتہ دار نہیں ہوتا، سب کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی پریسٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے، آنر اور ڈگنیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. سو وہاں پہ رعایت نہیں ہوتی. بعد میں راتوں رات کوئی بکسے اٹھا کے لے جو کوئی ووٹ بدل دو، موریں لگا دو، وہ پھر ضلعی انتظامیہ کرتی ہوتی. دیٹس اندر تھنگ، وہ ایک اور چیز ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ تھا ان کو، نواز لیگ کے امیدوار کو، کہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے اور اس ایک سیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. مریم نواز صاحبہ کی ان کی وزارت اعلیٰ پہ نہ انہوں نے ہٹ جانا تھا، نہ کہ ان کی بہت بڑی برتری 2/3 ہو جانی تھی جس کی وجہ سے ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہو. لہٰذا ایک آلریڈی لوگوں کو پتہ تھا کہ پارٹی پاور میں، حکومت میں. ہمارے دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے موسٹلی جو جیتا ہے وہ سکندر والا حساب ہے کہ لوگ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ضمنی الیکشنز کی زیادہ بات کروں، ناٹ جنرل الیکشنز، کہ جو انہیں لگا پہلے سے جیتی ہوئی ہے، ایم این اے ہو، ایم پی ہو، کل کو ووٹ انہی کو ڈالیں گے، کام کروانا ہے، کوئی تھانہ کچہری، بچے کی نوکری، سڑک، سکول، کوئی بجلی بتی، چلان، مطلب وہ اس کے بعد تحصیل، پٹواری، سارے کام انہوں نے ایم پی اے سے لینا ہے. سو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے ووٹ دے دیں، ہمارا کیا بنتا ہے. کل کو ہم نے نہ دیے، کوئی اور جیت گیا تو ہمارے تو ٹکے کا کام نہیں ہونا، ہمیں کیا ملنا ہے اس میں سے. کسی پارٹی کا جھنڈا تو اوپر ہو جائے گا تو ہمیں کیا ملنے والا ہے. یہ موسٹلی سوچ ہوتی ہے. سو یہ ایڈوانٹیج جو ہے یہ بھی ان کے حق میں گیا ہے یہ والا کہ آلریڈی ان کی حکومت ہے. پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بڑی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. ڈی پی او صاحب ہوں، پھر آپ کے ڈی سی او صاحب ہوں، تحصیلدار، تھانہ کچہری، ایس ایچ او، سارے وہ اس امیدوار کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. ان کے کہنے پہ کام بھی ہو رہے تھے، پرچی بھی چل رہی ہوتی ہے، پھر ٹیلی فون بھی چل رہا ہوتا ہے کہ جناب کی یہ پارٹی حکمران پارٹی ہے، ذرا اس کو سپورٹ کریں. سو یہ بھی دھاندلی کی اگر آپ شکل سمجھتے ہیں یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. پھر اوپر سے جیسے میں نے کہا جناب، پھر جٹوں کا بھی ایک آ جاتا ہے کہ جناب کون سا جٹ جو ہے وہ تگڑے ہیں علاقے میں، وڑائچ تگڑے ہیں یا گھمن تگڑے ہیں. اب یہ بھی مقابلہ ہوتا ہے. سو وڑائچوں نے زور لگایا ہوگا کہ ہماری دی بیٹی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے تو اس کو الیکشن تو نہیں ہارنا چاہیے، ہماری پک کا مسئلہ ہے، ہماری انا کا مسئلہ ہے، ہماری مونچھ کا مسئلہ ہے. سو وہ بھی علیحدہ ہوگا. دوسری سائڈ پہ جٹوں نے، گھمن نے بھی زور لگایا ہوگا بھائی صاحب سامنے ایک لڑکی ہے یا خاتون ہے، اگر وڑائچوں کے اگر کوئی کڑی یا خاتون ان کی خاتون جو ہے محترمہ وہ اگر جیت گئی تو پھر ہمارا تو کخ نہیں رہے گا. پھر ہم گھمن کس چیز کے ہوئے، ہمیں کون گھمن کہے گا، کون ہمیں سلام کرے. دیہاتوں میں آپ حیران ہو رہے ہو کہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں چیزیں. یہ میں تو خود رولر مین، آئی انڈرسٹینڈ. سو بڑی عزت لگی ہوتی ہے کہ یار دیکھا ایک کڑی تو ہار گئی ہے یار، یہ تو چنگا جڑ ہے یار، تو کڑی تو ہار گئی. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کو جس طریقے سے بھی انٹرپریٹیشن کریں، بٹ دیٹس واٹ ہیپن. سو انہوں نے بھی زور لگایا ہوگا. سو وہ چیز زور جو ہے، جیسے میں نے کہا، وہ زور حکومت کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہوتا ہے، وہی کچھ. اور موسٹلی ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا حکومت کے امیدوار ہی جیت رہے ہوتے ہیں. ماں سوائے عمران خان صاحب کا دور ایکسیپشن تھا کہ 17-18 ضمنی الیکشن ہوئے تھے، ماں سوائے ایک کے ڈسکا والا جس میں وہ راتوں رات غائب ہو گئے تھے، وہ ڈبے جو تھے دھند میں وہ بھی غائب ہو گئے تھے. باقی 16-17 میں خان صاحب کی پارٹی ہار گئی تھی. یوزلی طور پر حکومتی پارٹی جیتتی ہوتی ہے. سو وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ان کے دور میں ہوا تھا. سو یہ تو ایک سائڈ پہ تھا. دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک تھی. وہ کہتے نہیں بھائی صاحب ہم نے تو عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب نے جھکے ہیں نہ بکے ہیں. ان کے ورکر دیکھ لیں، ان کی پارٹی دیکھ لیں، تکلیف میں کھڑے ہوئے ہیں. خان صاحب خود 2 سال سے تقریباً آلموسٹ جیل میں ہیں. یاسمین راشد صاحب ہیں، شامت قریش صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، چودھری جاز صاحب ہیں. پھر 100-150 ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. یہ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہمیں الیکشن ہرایا گیا، اس کے بعد فارم 45 کو 47 کے ساتھ تبدیل کیا گیا. لوگوں کی سمپتیز ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے پہلے بھی اپنی پاپولرٹی دیکھی. اب ہم کیسے ہار سکتے ہیں؟ اور یہ حکومت نے اپنے وسائل یوز کیے اور حکومت نے ڈبے ٹھپے لگائے ہیں. اس بات میں بڑا وزن نظر آتا ہے آپ کو. سو وہ چیز اپنی جگہ پہ ہے. وہ کہتے ہیں پھر بھی ہو گیا. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گیپ بڑا ہے ووٹوں کا. 40,000 میں اور تقریباً 78,000 میں تقریباً 30,000 کے تقریباً
28-30 हज़ार का फ़र्क है। धांधली जो हो सकती है वो तकरीबन 10-15 हज़ार, 10 हज़ार, 5 हज़ार का फ़र्क हो तो फिर हो जाती है, मतलब 15 तक भी हो सकती है। सो 30-35 तक हो जाना बहरहाल अनयूजुअल है, करने को इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। सो वो ये भी बात कह सकते हैं। लेकिन नवाज़ लीग समझती होगी कि मरीम नवाज साहबा की साल 1.5 साल की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, हुकूमत थोड़ी स्टेबलाइज हो गई, चीज़ें रुक गई हैं और वो आपको IMF से पैसे मिले, फिर जंग जीती हुई है इन्होंने, हुकूमत ने वो रेपुटेशन ज़रा बेहतर है। जो पिछले साल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गुस्सा था जिसकी वजह से खान साहब को वोट पड़ा था, इस साल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो गुस्सा इस दफ़ा नहीं था क्योंकि फ़ौज ने जंग जीती हुई थी इंडिया के खिलाफ। सो ये सारी चीज़ें फैक्टर वो समझते हैं जनाब हमने धांधली नहीं की। लेकिन धांधली का जो मज़े का शोर है वो पीपल्स पार्टी ने मचाया हुआ, जिसके सिर्फ 6,000 वोट हैं। बनता है भाई, क्या कह सकते हैं हम। सो बाकी इसमें से आप खुद ही, मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा, आप खुद ड्रा कर लें कि आपको क्या लगता है कौन सी साइड का पलड़ा जो है ना वो भारी लगता है। नो, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इसके ये तनवीर साहब ने जो गुफ्तगू की और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें हुई हैं, नो मतलब दैट्स बम शेल, मैं आई मस्ट है कि बम शेल है, जिस पे आपको लगता होगा। ये हमारे दोस्त हैं वहाँ से लंदन से रिपोर्टिंग करते हैं, मुर्तज़ा अली शाह साहब बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, गुड रिपोर्टर, बड़ी स्टोरीज ब्रेक करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनती रिपोर्टर हैं और बड़ी अच्छे उसके साथ स्टोरीज देते हैं। उन्होंने 2-3 माह पहले खबर दी थी कि कुछ कोई बिजनेसमैन है वहाँ से लंदन से, उनकी मुलाकातें हुई हैं, सॉरी ये अमेरिका से हैं, जिनकी मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से जेल में। बड़ी हद तक उनकी आपस में कोई हुकूमत और उनके दरमियान लेन देन जो है ना तय हो रहा है, डील कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं दिया था उस वक्त, बाद में पता चला था वो जो बिजनेसमैन तो तनवीर अहमद थे, सियालकोट के हैं और बहुत बड़ी एम्पायर के मालिक हैं वहाँ पे इस US में, अरबपति बंदे हैं। तो वो भी खान साहब के भी दोस्त थे और एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने शायद 1 करोड़ रुपया के जब नस्ट को दिए पैसे, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको इज्जत एहतराम दी थी कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बंदा जो $20 या $18 लेके अमेरिका गया था, आज वो अरबपति है, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए वो आया है, चलो उसको भी इज्जत देनी चाहिए। तो उन्होंने बातों बातों में यही कहा जनाब का खान साहब को आपने जेल में डाला हुआ है, ये देख लें, बड़ा नाम है उनका, प्रेस्टीज है, हमारे दोस्त हैं, अमेरिका में बहुत सारे लोगों का उनके साथ ताल्लुक है, आपके खिलाफ कंपेनियाँ वहीं से चलती हैं, कांग्रेस में मूवमेंट हो, बिल्स हों, वहाँ पे लॉबिंग हो, तो आप क्यों नहीं न्यूट्रलाइज करते? खान साहब को छोड़े, रिहा करें और मुल्क को दोबारा सलामती की तरफ लेकर आएँ। मतलब उनकी बात सुनी गई कि चलें आप बात करके देख लें। सो पता ये चला कि उनके खान साहब के साथ 9 मुलाकातें हुई हैं। अब ये मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई हैं या उन्होंने अलीमा खान साहबा ने, वो ये जोर लगा रहे हैं तनवीर साहब की तरफ से जो बात आ रही है, खुल के बात तो नहीं कि उन्होंने कही अलीमा खान साहबा ने करवाई। अलीमा खान साहब ने बकायदा उनका नाम जो है अदालत से अप्रूवल ली थी, 3 लोगों के नाम लिए गए थे, ये खान साहब से मिलना चाहते हैं, अदालत ने अप्रूव किया, जिसमें तनवीर साहब का भी नाम था और जो तनवीर साहब जो हैं उन्होंने मुलाकातें की। अब सवाल यह है कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे और उनकी डील करवा रहे थे तनवीर साहब, तो फिर उनको वहाँ से कोर्ट कचहरी से लेने की क्या ज़रूरत थी, उनको इजाज़तनामा, उनको तो वैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है जैसे बाकी लोगों को मिला देती है, सुबह सवेरे जेल के दरवाजे खोल के, कभी आज़म सवाती साहब, कभी जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर साहिब साहब, अगर उनको मिलवाया जा सकते, बाबर रहमान साहब हमारे दोस्त हैं, वो जाकर उनकी गाड़ी सीधी बगैर अदालती अहकामात की इजाज़त के बगैर वो इमरान खान साहब के सेल के सामने जाकर रुकती है, तो फिर तनवीर साहब को अदालतों तुम्हें अलीमा खान साहब से फेवर लेने की क्या ज़रूरत थी? तो इससे ये भी पता चलता है कि अलीमा खान साहब हैं वो भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे, उन्हें पता था कि इस तरह की बातचीत एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान हो रही है और तनवीर साहब करवा रहे हैं। तनवीर साहब आप ये बता रहे हैं कि जब ये बातचीत तकरीबन 9 मीटिंग्स हुई खान साहब से, 2-2 ढाई घंटे की हुई, सो लंबी मीटिंग्स हैं इसका मतलब है, और बहुत सारा वो जाते थे खान साहब से, सुनते थे, सुनने के बाद मिलकर आते थे, उनको फ़ौज से मिलते थे तो नोट्स एक्सचेंज हो रहे थे, तो कुछ वो डिमांड्स कर रहे थे खान साहब, कुछ फ़ौज कर रही थी। सबसे बड़ा तो ये था कि आप जो है अपने ट्विटर, सोशल मीडिया जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, जो गाली गलौच हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, उसको ख़त्म करें, बंद करें, उसको पीछे करें, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो बड़ी हद तक वो समझते हैं तनवीर साहब कि ये बहुत सारी चीज़ें सेटल हो गई थी, हल हो रही थी, अगले स्टेजेस ये थी कि जनाब उन्होंने रिहा होना था। तो ये तय किया, ये कहा गया कि आप वक्ती तौर पर ये जो अब धरना वगैरह या वो जो लॉन्ग मार्च अली अमीन गंडापुर साहब लेके आ रहे थे, इसको रोकें आप, ताकि जो गुडविल पैदा हो रही है इसको आगे ले जाया जाए, CBM जिसको कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं इनको आगे बढ़ाया जाए। तो उसी वक्त कहते हैं खान साहब डिसइंटरेस्टेड हो गए, कुछ लीडर मिले उनसे जब डील हो रही थी तकरीबन ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेजेस, कुछ अर्ली स्टेप्स ले लिए गए थे, खान साहब भी तैयार थे, एस्टेब्लिशमेंट भी तैयार थी, तो उस वक्त कुछ लीडरों ने कहा खान साहब आप कमाल करते हैं, इस वक्त 5 लाख बंदा जो है ये KPK से वो आके इस्लामाबाद आने को तैयार है और आपको छुड़ा के ले जाएगा, हुकूमत बेबस हो जाएगी, हुकूमत बैठ जाएगी और इसके पास रास्ता नहीं है, आप किस चक्कर में पड़ गए, बातचीत करने के चक्कर में छोड़ें। तो खान साहब ने अपने पार्टी लीडरों के कहने पर ये सारा जो प्रोसेस था जिसमें 9 मीटिंग्स में चीज़ें तय हो गई थी, प्रोसेस को रिवर्स किया, स्क्रैप किया और वहीं पर बातचीत रुक गई। फिर जो कुछ हुआ दिस इज़ हिस्ट्री, ये बात नवंबर की हो रही, नवंबर से पहले की खान साहब तैयार थे डील के लिए, फ़ौज भी तैयार थी, बड़ी हद तक मामला सेटल हो गए थे। फिर किसी ने उनके कान में फूंक मारी कि नहीं जनाब 5 लाख बंदा जो है ना इस्लामाबाद आ रहे हो और हुकूमत को इस
تہ نیس کر دے گا اور پورے کا پورا طوفان بہل ان کو بہا کر لے جائے گا اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا آپ کو جیل سے نکالیں اور اسلام آباد کرسی پہ بٹھا دیں. خان صاحب پیچھے ہٹ گئے اور تنویر صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ انجام ہوا ان کے ملاقاتوں کا, چیزوں کا, کہ آخر پہ جا کر ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریورس ہوئی اور خان صاحب از ناؤ بیک ٹو اسکوائر ون. اب کوئی بندہ جو ہے وہ خان صاحب کی گارنٹی دینے کے لیے یا بات چیت بڑھانے کے لیے فوج بھی تیار نہیں ہے اور کوئی لوگ جو ہیں وہ بھی تیار نہیں ہیں. کرائسس آف کانفیڈنس جو ہے الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے.